भाई गुड आफ्टरनून है सबको। और न्यूक्लियस का लेक्चर नंबर 2 शुरू होने वाला है। पर इससे पहले कि लेक्चर नंबर 2 शुरू करें, एक ब्रीफ ब्रश अप मार लेते हैं क्या क्या किया था लास्ट टाइम। लास्ट टाइम सबसे पहले हमने देखा था कि कोई भी एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स जेड ए। हियर एक्स इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, जेड इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। A is mass number. Mass number means total number of protons plus neutrons inside the nucleus. And अगर तुमसे कोई पूछ ले भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो घबरा मत जाना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम उसको n बोल सकते हैं, दैट इज a माइनस जेड। अच्छा, 3 टाइप के एलिमेंट्स हमने देखी थी। आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो होती है जिनका z सेम होता है, सेम Z, 1H1, 1H2, 1H3, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238, क्लोरीन भी देखा था हमने। दूसरे होते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स का मास नंबर सेम होता है। ऑलराइट, एंड फाइनली आइसोटोन्स। टोन ना मतलब न्यूट्रॉन, तो सेम n मतलब a माइनस z इज सेम। ओके, तो ये हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। देन वी वेंट ऑन टू एटॉमिक मासेस। यू नो, मास बहुत छोटी चीज है। एटॉमिक का मास, ये चीजों का मास। सो वी यूज्ड अ न्यू यूनिट विच इज कॉल्ड 1 AMU, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट 1U। तो 1U was found out to be 1.6605 into 10 raised to minus 27 kg. By specifically I am writing this in blue. The reason behind that is ये सब चीजें आज भी यूज करेंगे हम। Then we found out mass of proton. Mass of proton 1.00727 U. Mass of neutron was 1.00866 U. अच्छा, mass of proton 1.67262 into 10 raised to minus 27 kg. Mass of neutron 1.6749 rather into 10 raised to minus 27 kg. And mass of electron is 0.00055 U. ये सारी चीजें आज हम यूज करने वाले हैं। Then we went on and we saw that the radius of the nucleus, the size of the nucleus, was given by a very lovely equation. It was given as R is RO a raised to 1 by 3, where RO is a constant. Remember that RO की value 1.2 FM and A is mass number. फिर density, you know, the density of the nucleus is करीबन 2.2 into 10 raised to 17 kg per meter cube. So this was it. Then we went on and फिर हमने बात की mass defect की। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था, mass defect। यू नो, कोई भी एलिमेंट एटम बनता है तो सपोज Z प्रोटॉन्स, A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मास अलग होता है और न्यूक्लियस का मास अलग होता है। तो दिस डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। लवली इक्वेशन, दिस डेल्टा M ZMP plus A minus ZMN. This is the total mass of nucleons, this is mass of protons, mass of neutrons, minus M, where M is the mass of the nucleus. तो इतनी एनर्जी कहां गई? This much energy, this much mass has been converted into energy using Einstein's equation E is equal to mc square. And this energy is used to hold the nucleus intact. It's called binding energy. Binding energy EB is delta M into C square. And I'm sure you still remember, अगर 1 unit mass हो तो it is equivalent to 931.5 MeV of energy. Okay, so this is the idea of binding energy. फिर बाइंडिंग एनर्जी का एक और इंप्रूव फॉर्म था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जब मैं बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करता हूं मास नंबर से, तो आई गेट व्हाट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एंड ये जरूरी क्यों है? बिकॉज इट डिनोट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। हमने देखा था एलिमेंट्स बिटवीन 30 एंड 170 मास नंबर
आर मोर स्टेबल। सबसे हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी आयन न्यूक्लियस की Fe56 8.75 MeV पर न्यूक्लियन। 170 से बड़े मास नंबर वाले एलिमेंट्स, 30 से छोटे मास नंबर वाले एलिमेंट्स सब अनस्टेबल है, तो उनके साथ रिएक्शंस हो सकते हैं, फिजन, फ्यूजन एक्सेट्रा। जिनको ये चीजें याद नहीं है वो प्लीज लिख ले, जो ब्लू वाली है वो खास, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज देम टुडे। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स मूव ऑन। और आज का डिस्कशन शुरू करना है। हमने न्यूक्लियर साइज देखा, न्यूक्लियर डेंसिटी देखी। आई थिंक नाउ इट्स टाइम दैट वी सॉ कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज। सो वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। तो सबसे पहले, द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स which are positive and neutrons which are electrically neutral. Okay, ये दो चीजें हैं। So the first force which I can see is the force due to the charge of the body. This is the Coulombian force. बराबर? So the first is the Coulombian force and this acts due to the charge. हमने चैप्टर 1 में इसी के बारे में डिस्कस किया। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो उनका कोई फोर्स नहीं होगा, बट प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव है एंड दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। सो दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. And as we said, this force is repulsive in nature. This is a repulsive force. दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को दूरी धक्का मारेंगे। अच्छा, किस टाइप का फोर्स है? वीक है, स्ट्रॉन्ग है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोर्स, एंड मोर ओवर इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. इट इज लॉन्ग रेंज. नाउ आगे बढ़ने से पहले तुमको लॉन्ग रेंज का मतलब समझाना बहुत जरूरी है ना. व्हाट डज लॉन्ग रेंज मीन? लॉन्ग रेंज मतलब सपोज ये न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, एंड यहां पे कुछ प्रोटॉन्स बना रहा हूं. आई एम श्योर यू कैन सी ये न्यूक्लियस के अलग अलग कोनों पे प्रोटॉन्स है. ये प्रोटॉन किस किस को रिपेल करेगा? ये प्रोटॉन इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, और यहां पे बहुत दूर में जो प्रोटॉन है ना उसको भी रिपेल करेगा. इन शॉर्ट, एवरी प्रोटॉन विल रिपेल एवरी अदर प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, इररेस्पेक्टिव कि वो प्रोटॉन कहां पे कहीं भी हो. ये प्रोटॉन का ये कानून जैसा है, इसके हाथ बहुत लंबे हैं तो इसकी रेंज भी बहुत लंबी है, हर जगह रिपल्सन करता है. दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड अ लॉन्ग रेंज फोर्स. अब जस्ट इमेजिन एक घर हो जिसमें 10 लोग रहते हो और वो 10 एक दूसरे को धक्कम धक्की कर रहे हो, रिपेल कर रहे हो. क्या वो घर स्टेबल रह सकता है? नहीं. हाँ या ना? नॉट पॉसिबल. पर सो घर टूट जाना चाहिए, इजंट इट? सास भी कभी बहुत ही सीरियल जैसा हो जाना चाहिए, दाट घर टूट गया. पर क्या न्यूक्लियस इतनी आसानी से टूट जाता है? नहीं. न्यूक्लियस तो बहुत स्टेबल रहता है. इतने लोग धक्कम धक्की कर रहे हैं फिर भी न्यूक्लियस नहीं फूटता. इसका मतलब है इस कोलंबियन फोर्स को काउंटर करने के लिए, दबाने के लिए कोई और अट्रैक्टिव फोर्स दे रहा है अंदर, न्यूक्लियस के अंदर. सो इसको काउंटर करने के लिए आ चुका है हमारा सुपरस्टार, विच इज कॉल्ड
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सब फोर्सेस के बारे में स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 1 में पढ़ा होगा शायद, याद है? इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। सो दिस फोर्स acts between the particles inside the nucleus. ये सिर्फ प्रोटॉन्स के बीच एक्ट करता है, और ये हर पार्टिकल, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, सबके बीच में एक्ट करता है। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। सीधी बात है, रिपल्शन को काउंटर करने के लिए अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। तो क्या ये दोनों बैलेंस कर जाते हैं? नहीं बाबा, ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है। सो इट इज स्ट्रॉन्गर देन कोलंबियन फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उससे, और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रांग है, बट ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल तो वीकेस्ट फोर्स है। स्ट्रांग तो है ही। कैसा रेंज है इसका? इट इज शॉर्ट रेंज। अब सर ये क्या चीज है शॉर्ट रेंज? लॉन्ग रेंज तो समझा दिया आपने। शॉर्ट रेंज क्या होता है? ध्यान देना, आपने ये देखा था ना, ये प्रोटॉन सबको धक्का मार रहा है, पर अब ये ब्लू कलर का फोर्स जो था ये रिपल्शन था, पर अब मैं आपको अट्रैक्शन वाला बताऊंगा। सपोज ये कोई न्यूट्रॉन है, तो ये किस किस को अट्रैक्ट कर सकता है? ये न्यूट्रॉन लेटर से वो सिर्फ इस छोटे से नेबरहुड के पार्टिकल्स को ही अट्रैक्ट कर सकता है। इसकी पहुंच, ये जो न्यूट्रॉन है, इसकी पहुंच यहां या यहां नहीं पहुंच सकती। यस, व्हाट आर यू सेइंग? थोड़ी अट्रैक्ट करेगा। कौन? किसको? सब पार्टिकल को, उसका तो चार्ज है ही नहीं ना बेटा। सबसे बड़ी बात यही तो है, चार्ज की वजह से एक्ट करने वाला फोर्स कोलंबियन फोर्स है, जो रिपल्शन का है। ये फोर्स को चार्ज की जरूरत नहीं है। मैंने देखा, आपने यहां लिखा था मैंने, दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन्स ड्यू टू द चार्ज, पर ये सारे पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करता है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, डजेंट मैटर। न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट कर सकता है दूसरे न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन भी अट्रैक्ट कर सकता है दूसरे प्रोटॉन्स को, पीपल। और वही तो बताना चाह रहा हूं कि ये फोर्स जो है ना, ये शॉर्ट रेंज है। ये न्यूट्रॉन का फोर्स ये न्यूट्रॉन पे या ये न्यूट्रॉन पे लगता नहीं है, इतने ही रीजन में उसका फोर्स सिमट के रह जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज। एंड एज यू राइटली सेड, this force acts equally between proton-proton, proton-neutron and neutron-neutron. So it is independent of charge. It acts equally between proton-proton. Just imagine, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन-न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन-न्यूट्रॉन। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन तो माइंड में उठता है, सर ये क्यों? इसका जवाब भी चैप्टर 1 में ही था। इफ यू रिमेंबर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड क्वार्क्स। यू रिमेंबर, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। तो एब्सोल्युटली सर। तो प्रोटॉन के क्वार्क्स और न्यूट्रॉन के क्वार्क्स के बीच का जो अट्रैक्शन है ना, दैट इज द रीजन behind this nuclear attractive force. All right, so proton, ये quarks के बीच का force है, that is why we call it a quark force, not quark force. तो ये nuclear force is due to the quarks of the protons and the neutrons, while the Coulombian force is due to the charge. All right, so it is due to the charge, this is due to the quarks. अच्छा, before I sign off, एक important चीज बताना चाहूंगा कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, उसकी रेंज शॉर्ट है, बहुत छोटी रेंज में ही एक्ट करता है ये। एंड ये दर्शाने के लिए मेरे पास एक ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ग्राफ
of potential energy versus distance between two nucleons. And if you see this graph, you will notice ये है -100, ये है 0, ये है 100. This is potential energy and this is distance. ये 1 femtometer है, 2 femtometer है. It's like this. And so if you see the graph, you will see that ये ऐसा आता है. And for a distance of RO is करीबन 0.8 femtometer. The potential energy is minimum. The force is 0. तो दो न्यूक्लियॉन्स जो है वो 0.8 फेम्टोमीटर के डिस्टेंस पे हो तो इक्विलिब्रियम में रहते हैं. एंड अगर तुम डिस्टेंस बढ़ाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है. इन शॉर्ट सर पोटेंशियल एनर्जी से क्या समझ में आता है हमको? पोटेंशियल एनर्जी से ये समझ में आता है कि इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस बियॉन्ड आरओ then force becomes attractive. They try to come towards each other. And अगर तुम डिस्टेंस आरओ से कम करते हो तो फोर्स becomes repulsive. वो दोनों दूर जाना चाहते हैं. अगर तुम बहुत नजदीक लाओगे तो वो दूर जाना चाहेंगे और अगर दूर ले जाओगे तो वो नजदीक आना चाहेंगे. So if you take them away, force becomes attractive. If you bring them closer, force becomes repulsive. This is the graph of potential energy versus distance. सॉलिड्स में भी ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बहुत मायने रखता है. सो ये बढ़िया ग्राफ है. जस्ट चेक दिस आउट. सो दिस वाज द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एंड लेट्स गो ऑन. लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल्स छोड़े थे वो मुझे करने हैं. मैं सबसे पहले जी सर इसमें ऐसा क्यों कि प्रोटॉन अगर रिपेल करता है उसकी लॉन्ग रेंज है और इसकी शॉर्ट रेंज? you know the most important thing is that inverse square law. You remember an inverse square law? The force between two protons is given as F is equal to K Q1 Q2 by R square. तो R चाहे जो भी हो, ये प्रोटॉन का फोर्स दूसरे प्रोटॉन पे तो पड़ेगा ही, बरोबर है. एंड अगर यहां पे हर न्यूट्रॉन एक दूसरे को अलग अलग कर देता तो फिर इतनी जो एनर्जी लगती इस न्यूक्लियस को बनाने में वो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती. एंड एज अ रिजल्ट ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज में ही लगता है ताकि दूसरे न्यूक्लियॉन्स पे इसका प्रभाव ना पड़े. तो चाहे तुम न्यूक्लियस बड़ा भी बनाते जाओ और ज्यादा पार्टिकल्स हो, इसके साथ जो हो रहा है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो सब अपना अपना कुंबा देखते हैं, बरोबर है. यू नो इट्स लाइक दैट. ये जो कोलंबियन फोर्स है ना वो शहर जैसा है. तू एक कोने में रहता है, तू फोन से दूसरे कोने में किसी और तो तेरा दोस्त है, तेरा चाचा मामा, उसके साथ कांटेक्ट में रह सकता है. जब चाहे उसको मिल सकता है, जब चाहे बुला सकता है. व्हाट्सएप कॉल करके तू मिल सकता है, उससे चेहरा देख सकता है उसका. जबकि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना वो गांव जैसा है. गांव में 5-10 घर ही होते हैं. सपोज हैमलेट होता है छोटा सा, तो वो 5-10 घर के लोग ही एक दूसरे को पहचानते हैं. बाहर का कोई बंदा, कोई बाहर दुनिया में जो हो रहा हो, अपने को क्या वैसा है. डू यू अंडरस्टैंड दैट नाउ? Okay, so this is the difference between strong nuclear force and the Coulombian repulsive force. Alright, बढ़िया example ले लिए. Okay, what I'm looking at numerical number 2. Please look at numerical number 2 in your textbook. Very lovely numerical. और फिर वो खत्म करके फिर रेडियो एक्टिविटी पे चलते हैं. Okay, मेरे पास numerical number 2 है and क्या कहता है numerical number 2? सबसे पहले तो डेटा लिखना पड़ेगा. Numerical number 2. It says the 3 stable isotopes of neon 10, neon 20, 10 neon 21, 10 neon 22 have abundances. अच्छा लिखना शुरू करते. 10 neon 20 उसका abundance कितना है? 90.51%. 10 neon 21 का abundance है 0.27% and 10 neon 23 नहीं 22 ना, हाँ 10 neon 22 का अबंडेंस है 9.22%. साथ में उनके मासेस भी दिए हुए हैं थैंकफुली. ये 19.99 यूनिट है, ये 20.99 यूनिट है एंड ये 21.99 यूनिट है. They've asked you to find the average atomic mass of neon. Average mass of neon. Okay. कैसे करेंगे सर? भाई एकदम बढ़िया करेंगे.
यू रिमेंबर लास्ट टाइम क्लोरीन के साथ किया था, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स थे, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 का था 34.98 यू, क्लोरीन 37 का था 36.98 यू। 35.98 यू का प्रोपोर्शन था 75.4 एंड इसका प्रोपोर्शन था 24.6। तो हम दोनों ने वेटेज एवरेज लिया था उसका। सो द एवरेज मास ऑफ नियॉन, यहां पे भी हम एवरेज ही लेंगे, वेटेड एवरेज M1A1, क्योंकि 3 आइसोटोप है ना, M2A2 प्लस M3A3 द होल ओवर 100। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने बनाया है। M1 इज द मास ऑफ आइसोटोप 1, A1 इज द परसेंटेज, मास 2 ये रहा, एवरेज ये रहा, मास 3 ये रहा, उसका एवरेज परसेंटेज ये रहा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। आई होप यू हैव अ कैलकुलेटिव डिवाइसेस हैंडी। प्लस 20.99, 0.27, 21.99, 9.22 द होल ओवर 100। आपकी सहूलियत के लिए मैंने कैलकुलेशन भी कर रखा, तो पहले वाले का आई होप यू आर डूइंग योरसेल्फ, यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो। 1809.2949, इज दैट करेक्ट? प्लस 5.6673 प्लस 202.7478. Is someone confirming this data? So 2017.7 over 100, which is equal to 20.177 U. और फाइनल आंसर आपको अगर करीबन लेना है तो M इज करीबन 20.18 U. Is someone checking this out? ओके मैंने ये जो न्यूमेरिकल नंबर 2 किया है उसके ऊपर न्यूमेरिकल नंबर 1 है, उसमें दो स्टेबल आइसोटोप है लिथियम के, लिथियम 6 और लिथियम 7। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस दो ही है ना, तो M1A1 प्लस M2A2 ओवर 100, उनके परसेंटेजेस भी दिए हुए। उसी तरह बी मैं कर रहा हूं आपके लिए, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, मैं करूंगा नहीं। बी में कभी कभी लोग अटक जाते हैं सर क्या करने का करके। बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं, बोरॉन 10, बोरॉन 11। बोरॉन 10 का मास है, कहां गया, 10.01294 एंड बोरॉन 11 का मास है 11.00931। ओके एंड उन्होंने आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है बोरॉन का 10.811। They want you to find the abundances of 10B5, 5B10 and this thing. तो what you're going to do is, या आपका M1 हो गया, या आपका M2 हो गया, या आपका M हो गया, इसको आप X% पकड़ो, तो इसको कितना परसेंट पकड़ोगे, 100 माइनस X, एंड एज ए रिजल्ट तुम्हारा फॉर्मूला वही रहेगा, यही सेम, M इज M1A1 प्लस M2A2 ओवर 100। ध्यान से देखिए, M की जगह 10.811, M1 की जगह ये, A1 की जगह X, M2 की जगह ये, A2 की जगह ये, 100 माइनस X, एंड इट्स अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। You solve it, you shall get the answer. All right, so I want you to do that for me. Numerical 3 करने जा रहे हैं। Obtain the binding energy in MEV of a nitrogen nucleus. Okay, so EB find करना है of nitrogen nucleus 7n14, है ना भैया ना, 7n14, और मास दिया हुआ है उसका, मास ऑफ 7n14 एटम, ये पूरे एटम का मास है 14.00307. You know, we are going to follow the same procedure we did for obtaining the binding energy for oxygen 816. You remember last time हमने ये किया था oxygen 816 का। तो यहां पे सबसे पहली बात भाई, 7n14 में कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 7।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने महाराज? 7. क्या बात कर, हाँ 7. अच्छी बात है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7। भाई जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। सो नाउ जेंटलमैन, मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने जा रहा हूं, तो दैट इज इक्वल टू Z इंटू MP। Z कितना है? 7, और हर एक प्रोटॉन का मास कितना? 1.00727। मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर रखी है आपके लिए, 7.05089। चेक करें, कंफर्म करें। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई? 7। हर एक न्यूट्रॉन का मास कितना? 1.00866। तो ये भी मैं फाइंड करके लाया हूं आपके लिए, 7.06062। ये है आपका A माइनस Z Mn। सो ये ZMP, ये A माइनस Z Mn। मैं मास डिफेक्ट फाइंड करूं, डेल्टा M is ZMP plus A minus ZMn minus M, where M is the mass of that nucleus। पर अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मुझे एटम का मास दिया हुआ, अब न्यूक्लियस का मास कैसे फाइंड करेंगे सर? नाउ मास ऑफ 7 and 14 न्यूक्लियस, ध्यान से देखिए, इज M is mass of 7 and 14 atom minus the mass of इलेक्ट्रॉन्स। बराबर, ये दिखाई दे रहा है आपको नीचे तक? ओके, इसमें से कोई भी एटम में से मैं इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस कर दूं, आ गया मेरे को न्यूक्लियस का मास। तो आई एम रेडी। कितना है एटम का मास? एटम का मास 14.00307 माइनस, सर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7, और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055। अगर आप इतना कैलकुलेट करते हो तो आता है 0.00385, and this minus 0.00385 will give you the mass of the nucleus. I hope somebody has found that out. 13.99922. Is this agreeable, gentlemen? Anybody is doing this? Anybody is on it? All right, this is agreeable, कोई controversy नहीं ना? So मास डिफेक्ट, मेरा सेकेंड लास्ट स्टेप, डेल्टा M फॉर्मूला इज ऑलवेज फर्स्ट, ZMP प्लस A माइनस ZMn द होल माइनस M। तो मेरे पास ZMP ये रहा 7.05089 प्लस A माइनस ZMn ये रहा 0.06062, और ये मास ये रहा माइनस 13.99922। डेल्टा M कितना है जी? 0.11229। सही है? Yes, sir. बढ़िया। एंड नाउ माय फाइनल स्टेप। सो बाइंडिंग एनर्जी एकदम टकाटक, EB इज डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। पर अगर डेल्टा M U में दिया है तो सीधा मल्टीप्लाई बाय 931.5 कर देंगे तो जिंदगी बढ़िया चलेगी सरकार। तो आओ 0.11229 मल्टीप्लाई बाय 931.5, आंसर मेरा आ चुका है 104.6 MeV। Is there someone who is confirming this for me, please? Correct. I think actually 104.55 something, right? 0.5981. Absolutely. So I can round it off to 104.6. Is the procedure clear? Absolutely crystal. तो मैं यही प्रोसीजर नंबर 4 में करने वाला हूं। अब नंबर 4 में एक्चुअली दो पार्ट्स है, मतलब दो चीजें हैं। मैं एक का करूंगा, आप दूसरे का होमवर्क में कीजिएगा, बट देयर इज अ चेंज, क्वेश्चन में ही चेंज है।
उन्होंने लिखा है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर 26 Fe56 एंड 83 बिस्मथ 209, बट गलत क्वेश्चन है. इट इज ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो क्वेश्चन ये है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो क्योंकि हम यही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, तो मैं जो मेन चीजें हैं वो ही भरूंगा. इट्स लाइक दिस. मस्त. तो क्या है, आसान से हो जाएगा काम. यहां का तो सब कुछ भरना पड़ेगा, बट हो जाएगा. क्या पूरा सब निकालने का जरूरत नहीं पड़ता. हमको जो निकालना है, अब हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, तो मैं नीचे वाला पार्ट उड़ा देता हूं, उसको फिर से लिखना ही पड़ेगा मुझे. सो नाउ आई एम रेडी. सबसे पहले मैं क्वेश्चन तो लिख लूं. न्यूमेरिकल नंबर 4, EBN फाइंड करना है. किसका? 26 Fe56. उन्होंने मुझे 26 Fe56 का मास दे रखा है. मास ऑफ 26 Fe56 एटम 55.934939. So I think I am good to go. Am I good to go? Yes, I am. तो चलो फिर कितना कितना क्या क्या है वो फाइंड कर लेते हैं. पहले सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कितने प्रोटॉन है महाराज? 26. कितने न्यूट्रॉन्स? 56 माइनस 26 कितने भाई? 30. और इलेक्ट्रॉन्स कितने? 26. मास ऑफ प्रोटॉन्स 26 इंटू 1.0727. मैं आपको फाइंड करने का मौका दे रहा हूं. न्यूट्रॉन्स 30 इंटू 1.00866. आंसर आ जाए तो याद कर लेना हमको. नाउ मास ऑफ 26 Fe56 nucleus is mass of 26 Fe56 atom minus the mass of electrons. So lols. तो m is, भाई कितना मास है 26 Fe56 का? 55.934939 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 26. एंड हर एक का मास 0.0055. ओके. तो I think now you should give me some concrete answers, as hard as concrete, or I give you your answers and you confirm them. I got my answers worked out. So mass of protons is 26.18902. Yes. This is 30.2598 U. Yes again. ये 26 इंटू 0.00055 हो जाता है 0.0143. तो माइनस करके लगाया तो मुझे मिलता है 55.920639 U. What say buddy? Okay. So mass defect, as lovely as it sounds and as beautiful as it looks, ZMP plus A minus ZMN minus M. So I got ZMP here. थोड़ा सा जगह जरूरत पड़ेगी. 26.18902 plus 30.2598 minus 55.920639. I am not waiting, or should I wait for an answer? 0.528181 U. Say what? Agreeable? Yes, sir. I hope somebody is doing this 55, huh? So, binding energy per nucleon. मैं सीधा EBN फाइंड करता हूं. आई नो EBN इज EB बाई A, दैट इज डेल्टा M इंटू C स्क्वायर बाई A. भाई डेल्टा M अगर आपका U में है, जो है 0.528181 इंटू 931.5, आंसर MEV पर न्यूक्लियन में आएगा. व्हाट इज मास नंबर जी? 56.
तो 0.528181 into 931.5, this becomes 492, and 492 divided by 56, I have my answer 8.789 या ऐसा कुछ है, 8.78 वॉट, हाँ करीबन 8.79 MeV पर न्यूक्लियन. लवली आंसर दिस. एंड दूसरा वाला जो है बिस्मत का, सेम ही कर रहा है, बस आपको पट्टे भरने, ठक 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 ठक. यू थिंक यू कैन हैंडल दैट? हो पाएगा? वेरी गुड. ओके, मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, मुझे जो अच्छा लगता है. न्यूमेरिकल 23. काइंडली गो टू न्यूमेरिकल नंबर 23 प्लीज. I'll have to take this off. न्यूमेरिकल 23 भी कुछ एटॉमिक मास के साथ ही जुड़ा हुआ है, बट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. तो अगर थोड़ा भी अलग है तो हम उसको लेंगे, उसको उसकी इज्जत देंगे. So I hope you are looking at the numerical, you are jotting down the data also. Even I'll do that for you. Okay. एडिशनल में से है, पर फिर भी बात तो वही है, कंसेप्ट तो है ना उसका. ओके, तो आई हैव दिस सम राइट हियर. 13.23 न्यूमेरिकल 23. ओके, इन अ पीरियोडिक टेबल द एवरेज मास ऑफ मैग्नीशियम, मास दिया हुआ एवरेज मास ऑफ मैग्नीशियम 24.312 यूनिट. The average value is based on the relative natural abundance on the earth. The three isotopes and their masses are. अच्छा, तीन isotopes कौन से हैं? 12 मैग्नीशियम 24, उसका मास पकड़ लूं पहले, 23.98504 U. 12 मैग्नीशियम 25, जिसका मास 24.98584 U, जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए. एंड 12 मैग्नीशियम 26 25.98259 U. ओके, द नेचुरल अबंडेंस ऑफ 24 मैग्नीशियम इज 78.99%. इसका 78.99% है. एंड देव आस्क्ड अस टू फाइंड बाकी के दोनों का क्या है. ओके, एक काम करते हैं, मैग्नीशियम 25 का लेते हैं x%. तो 26 मैग्नीशियम का कितना होगा? वॉन्ट इट बी 100 माइनस 78.99 माइनस x. सही है? इन तीनों का टोटल मिला के 100 होना चाहिए. तो इसका 78.99 है, इसका हमने x नाम दिया है, सो इसका कितना होगा? 100 माइनस 78.99 माइनस x, विच इज इक्वल टू 21.01 माइनस x%. इज दिस अग्रीएबल पीपल? सबसे पहले तुमको x फाइंड करना है. नाउ फॉर्मूला वही, द एवरेज मास इज गिवन एज m इज इक्वल टू m1a1 plus m2a2 plus m3a3 the whole over 100. मुझे m दिया हुआ है कितना? 24.312 इज इक्वल टू m1 ये रहा, ये नंबर लिखना बहुत शांति से, 98504. कितना परसेंटेज है उसका? 78.99 प्लस m2 24.98584 इंटू x प्लस ये तीसरा 25.98259 इंटू, अरे बाप रे मैं तो कहां पहुंच गया, द होल ओवर 100 जी, द होल ओवर 100. भूलिएगा नहीं. अब मैं 100 को यहां से यहां ले आऊंगा, इतना नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको? ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं 100 को, मैंने अपनी सीमा उस तरफ ले ली, 100 को यहां ले आऊंगा. सो 243.312 इंटू 100 विच इज 2431.2. This into 78.99, I already have the results. 1894
0.578 plus this into x is this into x उसमें कोई चेंज नहीं 24.98584x plus 25.98259 into 21.01 वो भी है मेरे पास 545.894 minus this into x so 25.98259x. Now what am I going to do? I am going to इसको इससे माइनस करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा. आई होप यू कैन डू दिस. I haven't done this. Somebody can minus it for me. 25.98259 minus 24.98584. 0.99675. Yes. 0.99675x is इसको इसके साथ तो ऐड कर लो जरा 1894.578 plus 545.894. How much is that? 2440.472. 2440.472 minus 2431.2. करो तो कितना आ रहा है? 9.272 and divide that by 0.9965. The answer is 9.3%. Can you see this? And अगर x इतना है so 100 minus x कितना होगा? 100 minus x 21.01 minus x. So 21.01 minus x. That's 21.01 minus 9.3. करीबन 11.7. 11. अभी इसको इतना लिया 7.1. ओके तो माय फाइनल आंसर इज सो परसेंटेज ऑफ ये x किसका था 25 मैग्नीशियम 25 मैग्नीशियम इज 9.3% एंड परसेंटेज ऑफ 26 मैग्नीशियम 26 मैग्नीशियम is 11.71%. Your final answer. Lovely question this. Any doubts so far? कोई problem? Everything is good? Okay. Okay. रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी तो काफी पहले हो गया था. हेनरी बेकरल. सो 1896 में बेकरल he was the guy who discovered radioactivity. Now, how did he do it? Lovely story. Let me tell you. It was that time when Becquerel was checking out fluorescence and phosphorescence. कि कोई भी कंपाउंड को अगर तुम विजिबल लाइट मारो तो फिर इसमें से कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है, ग्लो होता है नहीं होता है, लाइक दैट. सो ही हैड अ कंपाउंड ऑफ UKSO4, दैट्स यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट. उस कंपाउंड को ही बॉम्बार्डेड इट बाय विजिबल लाइट. फिर वो बॉम्बार्ड करके वो कंपाउंड को काले पेपर में रैप कर दिया, ब्लैक पेपर में रैप कर दिया और रख दिया. उसके बाजू में रखा एक सिल्वर का पीस एंड उसके पीछे रखा एक फोटोग्राफिक प्लेट. ओके, फोटोग्राफिक प्लेट वही जो तुम एक्सरे वगैरह में देखते हो, दैट्स कॉल्ड अ फोटोग्राफिक प्लेट. नाउ पूरी रात रखने के बाद सुबह आए, चेक किया, फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया तो फोटोग्राफिक प्लेट में बीच बीच में धब्बे थे. व्हाट दिस मीन्स इज दैट रात में UKSO4 में से कुछ निकला होगा जिसने वो ब्लैक पेपर जिसमें वो रैप था उसको भी पेनिट्रेट कर दिया और जो सिल्वर का पीस पड़ा था उसको भी पेनिट्रेट करके फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट हुआ. He called such radiations which affected the photographic plate as radioactive radiations. बाकी बहुत सारी जानकारी तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में मिली. So the radiations which come out of a compound and affect the photographic plate are called
रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। सब्सीक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि 3 टाइप के रेडिएशंस है रेडियो एक्टिव, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो लेट्स टॉक अबाउट देम। द फर्स्ट इज अल्फा रेडिएशंस। यू नो ऑल दीज क्वाइट वेल, शायद केमिस्ट्री में भी आपने किया होगा। तो दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई, दैट्स लाइक 2,4He हीलियम पार्टिकल, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स है ये लोग, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं उसको, 2,4He हीलियम न्यूक्लियस है। एंड दे आर हाईली आयोनाइजिंग बट लेस पेनिट्रेटिंग, हाईली आयोनाइजिंग बट क्वाइट लेस पेनिट्रेटिंग। दूसरे टाइप के हैं बीटा रेडिएशन, यू कैन ऑल्सो कॉल देम बीटा पार्टिकल्स, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं इनके बारे में ज्यादा विस्तार में डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, वेर इन वील डील विथ अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वो कैसे निकलते हैं, निकलने के बाद पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस का क्या आलम होता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। आई एम हियर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू दीज 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। बीटा पार्टिकल्स, दे आर electrons, they may be electrons, -1E0, or they may be positrons. Now you will ask me what is a positron? एक नजर इधर, एक नजर इधर, ये इलेक्ट्रॉन है -1E0, पॉजिट्रॉन है +1E0. So positron is actually an anti-particle of electron. Same mass as that of electron, but charge opposite. ये -E है, ये +E है. That is, it is an anti-particle of electron having same mass but opposite charge. More on it later. Okay, तो ये हो गया बीटा पार्टिकल. And the third, you can't call them particles. I cannot call them gamma particles. These are gamma radiations. सर क्यों पार्टिकल क्यों नहीं बुला रहे हो? ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये बीटा पार्टिकल्स है, तो गामा पार्टिकल क्यों नहीं है? भाई गामा इज द सेम, दिस इज द सेम गामा जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हाईएस्ट टॉप पे आता है, वही गामा रेज, गामा वेव्स. तो these are not any particles, these are high frequency, high energy electromagnetic radiations. These are high frequency, high energy electromagnetic radiations. एंड जब भी अल्फा एमिशन होता है या बीटा एमिशन होता है, तो जो डॉटर न्यूक्लियस है, इट्स इन एन एक्साइटेड स्टेट. In order to come down to the ground state, it emits energy in the form of gamma radiations. Well, gamma radiations are very penetrating, highly penetrating, but less ionizing. Now you will ask me, sir, बीटा का तो आपने लिखा ही नहीं. ये आयोनाइजिंग बहुत कम, बहुत ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग बहुत कम है. ये पेनिट्रेटिंग बहुत ज्यादा है, ये आयोनाइजिंग कम है. ये दोनों का बीच का है, मिड लेवल आयोनाइजिंग, मिड लेवल पेनिट्रेटिंग. तो बीटा पार्टिकल का आयोनाइजिंग पेनिट्रेटिंग दोनों बीच का ही है. कुछ में वो टॉप क्लास नहीं है, वो बीच का ही आइटम है. सो इतना पता चला यहां से कि कोई भी कंपाउंड में से या कोई भी एलिमेंट में से रेडिएशंस निकल सकते हैं. एंड इन दस गिविंग आउट रेडिएशंस, कभी कभी वो एलिमेंट का फॉर्म चेंज हो जाता है. सो दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गोज ऑन डिक्रीजिंग. दिस इज कॉल्ड natural radioactivity. And now we are about to derive some equations for natural radioactivity, which we call the law of decay. Very lovely idea this. This is called the law of decay. So stay with me. And यहां पे हम ओरिजिनल कितने पार्टिकल्स थे, टाइम टी के बाद कितने रह गए, उन सब के बारे में विस्तार में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ सबसे पहले तो नाउ पीपल विल टेल मी, सर कभी कभी एटम्स भी लिखा होता है कि एटम्स कम हो गए. भाई जितने एटम्स होंगे उतने ही तो न्यूक्लियाई होंगे ना. ऐसा हो सकता है कि 10 एटम हो और 20 न्यूक्लियाई हो?
नहीं. So if there are 10 atoms, there have to be 10 nuclei. So if they write number of nuclei or they write number of atoms, it's the same thing. So don't get confused. All right. So this is what is called the law of decay. Okay. कुछ भी करने से पहले फिलहाल here consider that there are initially n number of nuclei. ओके फिलहाल इस सिचुएशन में मेरे पास n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है. से मतलब सपोज डेल्टा n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके मतलब उड़ जाते हैं, मर जाते हैं, डीके हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. डीके इन टाइम डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टाइम में कितने न्यूक्लियाई उड़ गए, डीके हो गए, डेल्टा एन. देन वी डिफाइन रेट ऑफ डीके, rate of decay as the number of nuclei decaying in time interval delta t. So delta n by delta t is called rate of decay, and experimentally it is seen that rate of decay, ये जो rate of decay है delta n by delta t is proportional टू दी ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. मतलब अगर ओरिजिनल नंबर बड़ा है तो तुम्हारे न्यूक्लियाई जो डीके होंगे वो भी ज्यादा होंगे. जैसे जैसे न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे तुम्हारे डीके होने वाले न्यूक्लियाई भी कम होते जाएंगे, रेट ऑफ डीके भी घटता जाएगा. सो दैट इज डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन. ओरिजिनल कितने थे, एन. सो डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू दी ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. आई थिंक इट्स हाई टाइम that we introduce the proportionality constant. So delta n by delta t is equal to lambda n. Equation number 1. Sir, कौन है ये lambda? Ladies and gentlemen, lambda is called decay constant or disintegration constant. एंड अगर ध्यान से देखो उसका ऐसा यूनिट फाइंड करने की फिराक है तो एन एन कट जाएगा तो लैम्बडा 1 अपॉन टाइम हो जाएगा. सो ऐसा यूनिट ऑफ लैम्बडा इज सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स और ईयर इनवर्स एक्सेट्रा. इन शॉर्ट टाइम इनवर्स. लैम्बडा का ऐसा यूनिट टाइम इनवर्स का है. जिस भी हिसाब से तुम्हारा टाइम हो, ये टाइम सेकंड में हो तो सेकंड इनवर्स होगा, मिनट में हो तो मिनट इनवर्स होगा, एंड लाइकवाइज. नाउ इस इक्वेशन का लेट्स टेक लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. आई थिंक एवरीबॉडी इन दिस रूम knows that the moment I take limit delta t tending to 0 here, what will this become? dn by dt. All right, but don't you agree I should put a minus sign here? Do you agree or do you not agree? Supposing I say मैंने minus sign लगा दिया, can you justify this minus sign? What does this minus sign indicate? This minus sign indicates कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वैसे वैसे घटते जाते हैं. So negative sign indicates that with increase in time there is decrease in the number of nuclei. अच्छा, inverse relationship है इसलिए minus sign आया. Now this is a very lovely equation. I'm going to write equation 2 in a different form. Can I take this off please? I can, by all means. Okay, so I'm going to write equation number 2 in a different form. Let me show that to you. So equation 2 can be written as, ये माइनस साइन यहां लगा दूंगा, n नीचे ले लूंगा. So dn by n is minus lambda dt. And now what am I going to do? I'm going to integrate this equation. Integrate equation 3.
बिफोर आई डू दैट, बिफोर आई इंटीग्रेट, मुझे लिमिट्स सेट करने पड़ेंगे. अच्छा, let me set my limits. At time t equal to 0, there are originally, let us say, NO number of nuclei. Initially, NO number of nuclei है. And at t equal to t, कितने nuclei है मेरे पास अब? N. People, now understand this very carefully. N is the number of nuclei left undecayed, बचे हुए, मरे हुए, उड़े हुए नहीं, बचे हुए न्यूक्लियाई है n. मतलब अगर सपोज ओरिजिनल है 100 और यहां n की वैल्यू है 10, इसका मतलब क्या है कि 10 बचे हैं, 100 में से 10 बचे हुए हैं. कितने उड़ गए? 100 माइनस 10 विच इज 90, दे हैव डीकेड. सो ये जो n है, ऑलवेज रिमेंबर इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड एट टाइम t. ये बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है अक्सर. सो यहां टाइम 0 से t, यहां नंबर n0 से n. आई थिंक एवरीबडी नोज इंटीग्रल dx by x इज नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग n, n0 से लेकर n तक, माइनस लैम्बडा. व्हाट इज इंटीग्रल dt? t 0 से t. पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, माइनस लैम्बडा, पहले अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0. भाई log a माइनस log b, isn't it log of a by b is माइनस लैम्बडा t. अब जब मैं नेचुरल लॉग ये साइड ले लूंगा तो इस साइड आ जाएगा एक्सपोनेंट. सो आई एम टेकिंग दिस साइड ऑफ नाउ. मैं जब भी नेचुरल लॉग को दूसरी तरफ ले लेता हूं तो वो e रेस टू का फंडा आ जाता है. तो लेट मी शो दैट टू यू. हमने बहुत बार ये सारे फॉर्मूले किए ही हैं. सो n बाय n0, मैंने नेचुरल लॉग को इस तरफ लेने की कोशिश की तो इट बिकम्स e रेस टू माइनस लैम्बडा टी. जो ओरिजिनली माइनस लैम्बडा टी था, e रेस टू माइनस लैम्बडा टी हो गया. n0 को वहां लेते हुए, माय गॉड, I am getting one of the best equations in radioactivity. N is equal to n0 e raised to minus lambda t. Lovely equation. This is number 4. And again, let me specify. Here n is number of nuclei remaining undecayed at time t. एंड अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. यू नो, दिस इज टाइम, दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज. दिस इज नॉट अ लीनियर डिक्रीज, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज. 100 से 50, 50 से 20, 20 से 5, 5 से 1, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है ये. सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल कर्व. दिस सच अ टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड decay curve. Okay, so n versus time, it's an exponential decay, क्योंकि e raised to minus है ना, माइनस मतलब decay. अगर e raised to plus होता तो exponential increase होता. That is not possible. So this is the decay curve. अच्छा, मैंने n के फॉर्म में तो इक्वेशन ला दिया. Let me define a new term which is called activity. Activity, actually it is rate of decay और कुछ नहीं है. So activity R is, you remember that, minus dn by dt. So minus is just indicative. It is indicative of the number of nuclei decreasing while time is increasing. Okay, and ये number 5. You remember इसी बोर्ड पे, इसी साइड पे इक्वेशन था dn by dt, minus dn by dt is lambda n. तो माइनस dn by dt को लैम्बडा n लगा दूं और एक बहुत बढ़िया इक्वेशन मिल गया मुझे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक दिस साइड ऑफ. आई एम टेकिंग मेनी साइड्स ऑफ. ओके, सो ये हो गया. सो ऑल्सो माइनस dn by dt was lambda n. तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए thus
भाई ये बहुत काम आता है, ये r इज इक्वल टू लैम्बडा है. दिस इज द एक्टिविटी एट एनी टाइम t. Now if you look here, this would be the number of particles remaining at time t. इस n की जगह ये n0 e raised to minus lambda t substitute कर दो. Put 4 in 6. So what are you getting? R is lambda n0 e raised to minus lambda t. If R is lambda n is the activity at time t, isn't lambda n0 the activity at time t equal to 0? So here lambda n0 will be writing it as r0, which is activity at time t equal to 0. You can also call it initial activity. तो तुम्हारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? लैम्बडा n0 की जगह r0 लगा करके, तो r is r0 e raised to minus lambda t. Precisely the very same equation like 4. But this is dealing with number of particles and this is dealing with activity, nothing else. This is activity at time t equal to 0. This is activity at time t. And SI unit of activity, R is decays per second or disintegrations per second. उसके दो और यूनिट्स भी है, एक है becquerel, एक है curie. So let me take this off so I can write becquerel and curie. I hope you have written this formula down, people. 1 becquerel, after the great Henry Becquerel, symbolized as bada B chota q, is 1 decay per second, and 1 curie after Madame Curie, बड़ा सी छोटा I is 3.7 into 10 raised to 10 decays per second. You can also call it 3.7 into 10 raised to 10 becquerel. All right. So what I want you to do is I want you to write this, and the SI units of activity down. Let's go on to a new topic which is called half-life. I'm giving you time to write that. Please write it. After looking at the decay curve, we are looking at a new term which is called half-life time. How do we define half-life time? You know, the time in which the number of particles, matlab atoms, matlab nuclei, number of particles becomes half of the initial number of particles is called half-life. Half-life मतलब आधी जिंदगी नहीं. Half-life मतलब जितने टाइम में number of particles आधे हो जाए, that is called half-life. So now we have, हमारे पास जो chief equation है, n is n0 e raised to minus lambda t. At t is equal to t half, the number of particles becomes half. मतलब अगर सपोज यहाँ पे 100 पार्टिकल हो, तो अब हाफ लाइफ के बाद कितने पार्टिकल्स बचेंगे? 100 का आधा कितना है? 50. सो 50 पार्टिकल बचेंगे. तो n की जगह NO by 2 लगाया, is NO e raised to minus lambda t half. NO cut. I can write 1 by 2 as 2 raised to minus 1, can't I? मैंने 2 raised to minus 1 इसीलिए लगाया प्राइमरीली ताकि ये माइनस को मैं उड़ा सकूं. And as a result, e raised to lambda t half is 2. No way apart from taking logs. तुमको e raised to हटाना है तो logs ले लो. Take logs. So log to the base e of e raised to lambda t half is log to the base e of 2. आपने देखा मैंने दोनों जगह log to the base e, log to the base e ले लिया. अब ये lambda e raised to lambda t half है, वो जंप करके बाहर आ जाएगा. So lambda t half into log of e to the base e. I call it log e. Log e is 1. And I think every person knows log 2 to the base 3 is 2.303. Log 2 to the base 10. So lambda into t half into 1 is 2.303. And log 2 to the most famous log in the history of logs
log 2 0.3010, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर इज 0.693 एंड अब लैम्बडा नीचे लगा दूंगा मैं, सो माई टी हाफ इज नाउ यू कैन से log 2 by lambda, that is natural log 2 by lambda, or I much prefer 0.693 by lambda. So this is the equation for t half. Half life t half is natural log 2 by lambda, that's 0.693 by lambda. So this is the idea of half life. एक और definition जरूरी है यहां पे, which is called mean life या average life. अब मीन लाइफ या एवरेज लाइफ का डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली डेफिनेशन है ही नहीं. मैं एक्चुअली आपको दो चीजें दिखाऊंगा मीन लाइफ में. एक तो वो डेफिनेशन, एक तो वो वर्किंग आउट जो टेक्स्ट बुक में दिया है, और दूसरा जो मैं अक्सर यूज करता हूं. सो लेट मी, लैम्बडा इज अ कांस्टेंट ऑफ एवरी मटेरियल सर. हर प्रोसेस में हर मटेरियल का टी हाफ कांस्टेंट होता है. टी हाफ कांस्टेंट होगा तो लैम्बडा भी कांस्टेंट होगा, बराबर है. ओके, सो ये है मीन या एवरेज लाइफ एंड इज डिनोटेड एज टाउ. नाउ व्हाट डज एवरेज लाइफ मीन? इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, याद रहे, जरा शांति से बैठ जाओ. अच्छा, कंसिडर द टाइम बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी. मतलब इन दोनों में कितना टाइम इंटरवल बीता है? डेल्टा टी. इतने टाइम डेल्टा टी में, इन टाइम डेल्टा टी, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेड हमको रेट ऑफ एक्टिविटी से मिल जाएगा. यू रिमेंबर रेट ऑफ एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डीके, लैम्बडा एन बाई डेल्टा टी, यू नो आर वॉज डी एन बाई डी टी, तो मल्टीप्लाई बाई डी टी करो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिल जाएंगे डीकेड. डीकेड इन टाइम डेल्टा टी इज R into delta t. Hey, what was R? You remember? R0 e raised to minus lambda t delta t. ये R है, R0 e raised to minus lambda t. And R0 was lambda n0 e raised to minus lambda t into delta t. इतने न्यूक्लियाई उड़ गए. अब ये सारे न्यूक्लियाई जो है वो टाइम t तक तो जिंदा रहे थे, इस टाइम तक तो जिंदा रहे थे. तो these nuclei were undecayed till time t. अच्छा, so what is the total time now? So total time is ये पूरा मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि इतने न्यूक्लियाई है वो सब टी टाइम के लिए जिंदा रहे, तो इतने न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई बाय टाइम टी, दैट इज टोटल टाइम. तो लैम्बडा एन जीरो ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी टी इंटू डेल्टा टी. आपने देखा मैंने यहां डेल्टा टी लगाया. अब टी से डेल्टा टी में कुछ जल्दी डीके हुए होंगे, कुछ लेट डीके हुए होंगे, कुछ जल्दी मरे होंगे, कुछ लेट मरे होंगे. सो एवरेज लाइफ इज ऑब्टेन, मीन लाइफ इज ऑब्टेन्ड एज, हमको एवरेज लेना पड़ेगा. ये कहा इधर आ गया. सो टाउ इज दिस टोटल टाइम का इंटीग्रेशन. मैं लैम्बडा एन जीरो को बाहर ले लेता हूं. टी ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी डी टी, जीरो से इंफिनिटी तक अपॉन एनओ. भाई डोंट वरी, आपको नहीं फाइंड करना इसका वैल्यू. फाइनली इसका वैल्यू आ जाता है 1 by lambda. You don't need to find out the value of this integral. So tau is 1 by lambda. This is called mean life. I'm sure ये जो मैंने प्रोसीजर किया है वो थोड़ा सा सर खुजाने वाला प्रोसीजर है, वैसे इजी प्रोसीजर है, ऐसी कोई बात नहीं है. इतने न्यूक्लियाई डीके हुए डेल्टा टी में, ये सब टी टाइम तक जिंदा थे, तो टोटल जिंदगी कितनी हुई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय टाइम टी, ये रहा. पर इसमें से कुछ जल्दी डीके हुए होंगे, कुछ लेट डीके हुए होंगे, तो एवरेज लाइफ इंटीग्रेट करके मिलेगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. मैंने इंटीग्रेट किया, मुझे जो नहीं करना पड़ा, आंसर इज 1 by tau. ये पहला डेफिनेशन है. लेट मी गिव यू द सेकंड डेफिनेशन. आई फाइंड दिस more pleasing and more attractive. The second definition of mean life is that the time taken for the number of particles to become 1 by e times the initial number of particles.
ये है डेफिनेशन मीन लाइफ का इन अ डिफरेंट वे. सो द टाइम इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स 1/e टाइम्स. तो at t equal to tau n is original number of particles by e. तो हमारा इक्वेशन रेडी है. n is equal to n0 e raised to minus lambda t. n की जगह no by e. no cut. Can I write 1 upon e as e raised to minus 1? If you look at both of these, इनका दोनों का बेस सेम है e. So simply can I compare powers? तो 1 is lambda t, lambda tau, or tau is 1 by lambda. I'm sure you find this definition pretty exciting. ये much exciting as compared to this definition. This given in the textbook. This is what I know. This is what is usually used. So कुछ भी हो जाए, tau तो वही रहेगा 1 by lambda. And अभी थोड़ी देर पहले ही आपने tau भी देखा और t half भी देखा. तो इन दोनों का भी एक रिलेशन देख लिया जाए कि tau is 1 by lambda and t half is 0.693 by lambda. तो tau is 1 by lambda, t half is 0.693 by lambda. So if you compare both of them, you get therefore t half is 0.693 times tau. Is this an agreeable idea? मैंने 0.693 into 1 by lambda कर दिया. 1 by lambda क्या है? tau. So t half is 0.693 into tau. इसी वक्त मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 5 दिखाने जा रहा हूं. Sorry, illustration number 5. We are towards the end of the lecture now. Please look at illustration number 5, please. What is the data? It says the half-life of tritium is 12.5 years. And they've asked us कि 25 years के बाद how much part of tritium will be left undecayed. Okay. So data लिख दें. T half 12.5 साल. After t is equal to 25 years, how much part is undecayed? Okay, मैं यहां करूंगा. अच्छा, सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0 मेरे पास no नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे. no था उसका मास या जो भी है. 12.5 साल बाद, मतलब t हाफ के बाद कितना हो गया होगा? हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाता है? आधा. no था ओरिजिनल. 12.5 साल मतलब हाफ लाइफ 12.5 साल के बाद कितना हो गया? no/2. अब कितने बचे हैं 12.5 साल के बाद no/2? अब एक और 12.5 साल के बाद इसमें से कितना बचेगा? आधा. सो हाफ ऑफ, अब कितने थे? no/2. तो व्हाट इज द आंसर? डिड यू अंडरस्टैंड? मैं यहां से यहां तक पहुंचा. मेरे पास ओरिजिनली लेटस से 100 पार्टिकल्स थे. 12.5 साल के बाद कितने बचे? 50. मटेरियल तो वही है, उसका हाफ लाइफ भी वही है 12.5 साल. तो अब कितने हैं? 50. 50 में से 12.5 साल के बाद कितने बचेंगे? हाफ ऑफ 50. 20 कमाल कर रही है. सो नाउ दिस प्रोसीजर इज क्लियर. तो NO में से अब कितना बचा मेरे पास? NO/4. सो आफ्टर 25 years, माइनस कर दिया. हाँ आई नो दैट, नो प्रॉब्लम्स. मेरे सामने करो तब तक ठीक है. आफ्टर 25 years, 1/4 portion, 1/4 part will be left undecayed. अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हाउ मच पार्ट विल बी डीकेड, तो क्या कर लेते? हाउ मच पार्ट लेफ्ट अनडीकेड हो गया NO/4, 1/4 पार्ट. तो हाउ मच पार्ट इज डीकेड? 3 NO/4. Isn't that 3/4 part is decayed? So, Yes, sir. and 3/4 part is decayed. बरोबर है. Let me do the last illustration of the day, illustration number 4, and then we shall break off. Lovely illustration, this star illustration. Shall we? Okay.
they have told me in this illustration that the half-life of uranium, illustration 4, half-life of uranium is how much? 4.5 into 10 raised to 9 years. Am I right? Am I correct? सही जा रहा है? Half-life of uranium undergoing alpha decay 4.5 into 10 raised to 9 years. What is the activity of 1 gram sample of 238 uranium? Activity find करनी है R of 1 gram uranium 238. I'll use my best expression here. R is lambda n, my favorite expression. Now you will tell me, sir, ना लैम्बडा दिया है ना n दिया है, कैसे वापरोगे? आपने देखा यहां पे t half दिया हुआ है. From this t half, I am going to find out the value of lambda. So we know, we write this whenever we don't know. We know t half is 0.693 by lambda, which gives me lambda is 0.693 by t half. Also one more issue. सर टी हाफ जो है वो years में है, उसको आपको एक्टिविटी चाहिए डीकेस पर सेकंड, तो सेकंड में लाना पड़ेगा. या आई नो दैट एंड आई एम गोइंग टू डू दैट. 4.5 into 10 raised to 9. I hope you haven't forgotten that 1 year is 3.16 into 10 raised to 7 second. You want me to write that somewhere here? 1 year, okay, I'll write it here. 1 year 3.16 into 10 raised to 7 second, ताकि याद बरकरार रहे. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस. मैं इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके छोड़ दूंगा. कैलकुलेशन एंड में करेंगे. 0.693 डिवाइड बाय 4.5 into 3.16 into 9 and 7 is 16. I've got an agreeable form. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे लाओगे? आपने देखा इट्स यूरेनियम 238, उसका मास है 238 ग्राम पर मोल. मतलब इन 238 ग्राम यूरेनियम देर आर 1 मोल, 6.02 into 10 raised to 23 एटम्स या न्यूक्लियाई. सो 1 ग्राम में कितने होंगे? वाह वाह सर, क्या बात है. सो नंबर ऑफ एटम्स in 1 gram uranium is, we'll call it n. कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई भाई. 6.02 into 10 raised to 23 divided by 1 into 238, so that's 238. एंड अब क्या करना है भाई? अब क्या बाबूजी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. सो एक्टिविटी इज R is lambda n, एंड एक ही झटके में यहां से लैम्बडा वहां से n ठा करके लग जगल सिमर ठा करके आ गया जी. रेडी. 0.693 कैलकुलेशन के लिए नई बंदूक लेनी पड़ी. मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 raised to 23 divided by 238. As I always say, take care of the 10 raised to first. So 233 minus 23 minus 16, how much is that supposed to be? 7. And 0.693 into 6.02 divided by 4.5 divided by 3.16 divided by 238. Anybody doing that for me? 0.00124. And this is 1, 2, 3. तो यहां से मैंने 3 निकाल लिए, तो 1.24 इंटू यहां से 3 निकाले तो 10 raised to 4 डीकेज पर सेकेंड. आप चाहो तो इसकी यूनिट को डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड भी रख सकते हो या बेक्रेल भी डाल सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो आप डाल सकते हो. सो दिस वाज इलस्ट्रेशन 4 एंड आई थिंक द लेक्चर एंड्स नाउ. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन एंड स्टफ लाइक दैट, अल्फा डीके, बीटा डीके, निटी ग्रिटी में चले जाएंगे. सो टिल दैट टाइम you do these numericals. You have a lovely evening. Thank you so much. Bye bye.